Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samar Saleem, your course instructor for the subject of Business Research Method. This is our first lecture. हम लोग अपने फिजिकल लेक्चर्स में बिजनेस सर्च मेथड के जो स्टार्ट वाले टॉपिक्स थे उनको कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से है कि रिसर्च डिज़ाइन हम लोग किस तरह से करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, उसको ज़रा पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्दर। प्रपोजल अप्रूव्ड, यानी कि हम लोग जब रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करते हैं, रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसको जब हम लोग अप्रूव करवा लेते हैं या अप्रूव हो जाता है वो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रिसर्च डिजाइन की तरफ जाते हैं। रिसर्च डिजाइन स्ट्रेटेजी में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? टाइप, पर्पस, टाइम फ्रेम, स्कोप एंड इन्वायरमेंट, यानी ये वो डायमेंशंस हैं जो हम लोग रिसर्च डिजाइन के अंदर यूज करते हैं। टाइप, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोग किस टाइप की बिजनेस सर्च कर रहे हैं। लाइक हमारा पर्पस क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है? हमें ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जब हम लोग डिफाइन करते हैं उससे ही हमें अपनी रिसर्च की नेचर का, टाइप का पता चलता है। पर्पस क्या है कि हम लोग किस पर्पस के तहत, किस ऑब्जेक्टिव के तहत उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, ये डायमेंशन हमारी कहलाती है पर्पसफुलनेस ऑफ रिसर्च डिजाइन। टाइम फ्रेम, यानी हम लोग ये भी देखते हैं कि ये रिसर्च जो हमारी कितने टाइम में कंप्लीट होगी और कितना टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा और कौन कौन से रिसोर्सेज जो है उस टाइम डायमेंशन के अंदर हम लोगों को नीडेड होंगे। स्कोप क्या होगा, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिसर्च हम लोग की इस रिसर्च को कहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है। हम लोग इसको फर्दर किसी और इंडस्ट्री या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली हम लोग अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको कंडक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट, यानी हम लोग किस इन्वायरमेंट में रहते हुए, हमारे डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस सर्च के हवाले से, तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट को भी डिफाइन करना होता है रिसर्च डिजाइन के स्ट्रेटेजीज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन डिजाइन। रिसर्च वर्क के अंदर डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है रिसर्च के हवाले से। डेटा कलेक्शन डिजाइन में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपनी रिसर्च से रिलेटेड डेटा कौन कौन से सोर्सेज से गैदर करना है। हम लोग फिजिकल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डेटा के हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, डेटा कलेक्शन की दो सोर्सेज होते हैं। एक हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है और एक हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है, उसको भी फर्दर आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है सैम्पलिंग डिजाइन। डाटा कलेक्शन के बाद हम लोग सैम्पलिंग डिजाइन करते हैं। सैंपल यानी जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंट हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको हम लोग सैम्पलिंग डिजाइन का नाम देते हैं कि हमने अपनी पॉपुलेशन में से उसके कितने सैंपल्स को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट। इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट के अंदर यानी हम लोग कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज, कौन कौन से रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स जो है इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद लास्ट में ये तमाम चीजें रिसर्च डिजाइन के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, इन तमाम चीजों को करने के बाद लास्ट में भी डेटा कलेक्ट करते हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड और उसकी फिर हम लोग बाकायदा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था जी एक ओवरव्यू आपके डिजाइन इन द रिसर्च प्रोसेस, यानी रिसर्च डिजाइन को हम लोग कौन कौन से स्टेप से होते हुए गुजारते हैं। इसके बाद हमें रिसर्च डिजाइन की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि ये हमें क्या कहती हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले है एन एक्टिविटी एंड टाइम बेस्ड प्लान। क्या है जी? रिसर्च एक टाइम बेस्ड प्लान है और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि रिसर्च वर्क एक या 2 घंटे का तो नहीं होता, ये बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के ऊपर मुहैयत होता है। अ प्लान ऑलवेज बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन। अब क्या है जी? रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर बेस करती है आपकी रिसर्च कि आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या है। जैसे हम लोगों ने बात की थी रिसर्च प्रोसेस के अंदर ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को जब हम लोग डिफाइन करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। अ गाइड फॉर सिलेक्टिंग सोर्स एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब रिसर्च क्या है?
ये इंफॉर्मेशन को गैदर करने का एक सोर्स है। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जब हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या होता है जी, हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है। अब फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप अमंग द स्टडीज वेरिएबल्स। अब आपकी हर रिसर्च के अंदर हम लोगों के पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर ही हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, और उन वेरिएबल्स के जो आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को भी हम लोग बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी रिसर्च डिजाइन के अंदर। अ प्रोसीजरल आउटलाइन फॉर एवरी रिसर्च एक्टिविटी। अब रिसर्च डिजाइन क्या है, इस लास्ट डेफिनेशन में हम ये देख सकते हैं कि किसी भी रिसर्च प्रोसेस की एक प्रोसीजरल एक्टिविटी आउटलाइन होती है आपका रिसर्च डिजाइन। तो ये थी जी रिसर्च डिजाइन की हम लोगों ने पिक्चरल एक्सप्लेनेशन भी देखी है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिकल पाथ मेथड, स्केड्यूल ऑफ रिसर्च डिजाइन। जब हम लोग रिसर्च डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड को यूज करते हैं, जिसको हम सीपीएम का नाम देते हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको डिफरेंट स्टेप्स नजर आ रहे होंगे। इन स्टेप्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब हमारे पास इनमें इन्हीं स्टेप्स के अंदर कुछ क्रिटिकल पाथ्स हैं। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है, यानी रिसर्च डिजाइन करते वक्त आपको कुछ ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ता है कि जो बहुत टफ होते हैं, और जब आप उन टफ मराहिल को यानी उन क्रिटिकल पाथ्स को अबूर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका रिसर्च डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन इफेक्टिव हो जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग जाते हैं नंबर 1 की तरफ, क्लाइंट इंटरव्यूज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, ताकि हमारे पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमें गैदर हो जाए। तो आप लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं पॉइंट 1 की तरफ, जो कि है हमारे पास इंटरव्यूज से रिलेटेड। उसके बाद आप लोग देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग जाते हैं लिटरेचर रिव्यू की तरफ। अब लिटरेचर रिव्यू क्या है, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर बेसिकली हम लोग अपने ओवरऑल रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं। लिटरेचर हमारे पास सेकेंडरी डेटा से आता है, लाइक ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लिटरेचर आपके पास मौजूद होते हैं आप उसको रिव्यू करते हैं, उसमें से अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं आप उनको हाईलाइट करके अपनी रिसर्च का पार्ट बनाते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट दोनों ही इकट्ठे हो रहे हैं नंबर 3 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये ही आपका क्या है, प्रपोजल अप्रूवल का पॉइंट है। अगर आप लोग देखें इस बॉक्स का कलर ब्लू है और नीचे ब्लू कलर के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है नंबर 3 के ऊपर प्रपोजल अप्रूवल का ये पॉइंट है। यानी आपने इंटरव्यू कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब अगर आपने ये चीज दोनों जो स्टेप्स हैं इनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होगा फर्दर प्रोसेस के लिए। फर्दर प्रोसेस के बाद अप्रूवल के बाद हम लोग देखते हैं कंप्लीट क्वेश्चनएयर। यानी जब आपका रिसर्च प्रपोजल क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, फिर आप उसको लेकर चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका कंप्लीट क्वेश्चनएयर। यानी आप लोग क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं। क्वेश्चनर क्यों डिजाइन किया जाता है, सर्वे कंडक्ट करने के लिए। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप डिफरेंट क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं और उनको फिर आप अपनी जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर आपने जो आपका टारगेट ग्रुप होता है या फोकस ग्रुप होता है उनसे आप लोग क्या करते हैं जी, क्वेश्चनएयर कंप्लीट करवाते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं नंबर 4 के बाद हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव क्वेश्चनएयर, वही जिसको मैंने अभी बताया कि क्वेश्चनर डिजाइन करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनएयर को फिल करवाते हैं अपनी जो टारगेटेड पॉपुलेशन के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आप उन क्वेश्चनर्स को फिल करवाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अरेंजिंग अपॉइंटमेंट्स। वही बात है कि आप जब अपने पॉपुलेशन जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट्स अरेंज करवाते हैं। लाइक उनसे आप लोग क्या करते हैं, टाइम लेते हैं कि आप हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, आप हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च वर्क है उसका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप उनसे क्या लेंगे जी, टाइम लेकर ही उनसे प्रॉपर क्वेश्चनर को फिल करवाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर जाते हैं नंबर 7 पॉइंट के ऊपर, जो कि फिर ब्लू बॉक्स के अंदर है।
और ये भी हमारे पास क्या है जी, एक माइलस्टोन की एक हैसियत रखता है इस सीपीएम मॉडल के अंदर। ये भी आपका एक क्रिटिकल जो एक कह सकते हैं जी पॉइंट है। यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यू किसके कंडक्ट करवा रहे हैं, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू करवा रहे हैं जिनसे आप लोगों ने क्वेश्चन फिल करवाया। तो नंबर 7 पॉइंट पर आप लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं। अब इंटरव्यू की हमारे पास क्या है जी, काइंड है फील्ड इंटरव्यू। फील्ड इंटरव्यू का ताल्लुक है आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट के साथ। हम लोगों ने बात की थी हमारे पास दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक हमारे पास फील्ड एनवायरमेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब फील्ड एनवायरमेंट को हम लोग नेचुरल एनवायरमेंट का भी नाम देते हैं। लाइक क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉयज हैं, लेट्स सपोज कि वही आपकी पॉपुलेशन है, वही आपके सब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं के ऊपर ही आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या करेंगे, फील्ड इंटरव्यू करेंगे। लाइक किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाके आप लोग आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे या कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ड्यूरिंग देयर वर्क आप जाकर उनसे या तो क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं या फिर आप उनकी इंटरव्यूज ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं 8 स्टेप के ऊपर, जो कि है क्या, डेटा एनालिसिस। यानी आफ्टर इंटरव्यूइंग, आफ्टर क्वेश्चनर कंप्लीशन, आप लोग के पास जो डाटा कलेक्ट होता है इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, तो उनको आप लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर से आप लोग क्या देखते हैं कि लोगों के रिस्पॉन्सेज क्या हैं। यानी आपके पॉपुलेशन के जो सब्जेक्ट्स थे, जो सैंपल्स थे, उनके क्या रिस्पॉन्सेज आपके पास गैदर हुए हैं, आप उनको एनालाइज करते हैं। लाइक हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन थे उनके रिस्पॉन्सेज में कितने लोगों ने उसको एग्री किया है, कितने लोगों ने डिसएग्री किया है, कितने लोगों ने स्ट्रांगली एग्री किया और कितने लोगों ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया। तो क्या है जी, हम लोग क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस के बाद हम लोग उसके जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तरफ। अब रिपोर्ट राइटिंग भी क्या है, एक आपका माइलस्टोन प्रोसेस है। ये भी जैसे हम लोगों ने पीछे नंबर 3 और नंबर 7 पे देखा था कि आपके मेन पॉइंट्स थे, नंबर 9 पे रिपोर्ट राइटिंग भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपकी सीपीएम मॉडल का। इसके अंदर बेसिकली आपने जो क्वेश्चनेयर, जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, उनसे जो आपने डाटा एनालाइज किया, उसकी आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे कि हमें हमारी फाइंडिंग्स में ये रिजल्ट्स जो है वो मिले हैं। तो क्या है जी, रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग के बाद आपका सीपीएम मॉडल कंप्लीट हो जाता है और हम लोग एंड की तरफ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर सीपीएम मॉडल, क्रिटिकल पाथ मॉडल इसको क्यों कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स आपके क्रिटिकल स्टेप्स है। नंबर 1 जिस पे हम लोगों ने बात की थी, क्लाइंट इंटरव्यूज। नंबर 3 जिसके ऊपर हमने बात की थी, प्रपोजल अप्रूवल की। नंबर 4 जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चनर डिजाइन किया था। नंबर 7 जब हम लोगों ने क्वेश्चनर को फिल करवाया था या फिर फील्ड इंटरव्यूज किए थे। नंबर 8 डाटा एनालिसिस एंड नंबर 9 रिपोर्ट राइटिंग। ये वो स्टेप्स हैं जो कि क्रिटिकल स्टेप्स हैं, यानी आप इनको कह सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं। इसलिए हम इस मॉडल को सीपीएम मॉडल का नाम देते हैं, क्रिटिकल पाथ मॉडल का नाम देते हैं। तो ये था आपका सीपीएम मॉडल, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन दी हुई है कि आप रिसर्च डिजाइन को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी इसकी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है, उसमें हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ रिसर्च क्वेश्चन क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन, रिसर्च क्वेश्चन क्रिस्टलाइजेशन की यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है, इसका मतलब ये है कि आप रिसर्च डिजाइन के जो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन पाई जानी चाहिए, यानी उसके अंदर क्लैरिटी पाई जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पाई जानी चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो, ताकि आपके रिस्पोंडेंट्स उस क्वेश्चनर को इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सके। अब वो कहते हैं द एसेंशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस आर द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर एंड द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। और इस चीज का भी इन्हिसार किस चीज के ऊपर है, आपकी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के ऊपर। अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी की यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है, टेंड टूवर्ड्स लूज स्ट्रक्चर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कवरिंग फ्यूचर रिसर्च टास्क। अब क्या है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी का मैंने पहले भी बताया था, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज ऐसी स्टडीज होती हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी नई चीज के बारे में दरियाफ्त कर रहे होते हैं, किसी नए टॉपिक के बारे में, किसी नए प्रॉब्लम के बारे में हम लोग रिसर्च को कंडक्ट करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए।
एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो वर्ड है एक्सप्लोरेटरी, ये वर्ड है एक्सप्लोर से, जिसके अंदर हम लोग कोई नई चीज खोज रहे होते हैं। द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेशन इज यूजुअली टू डेवलप हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। यानी इस तरह की स्टडी के अंदर हम लोग ऐसे हाइपोथेसिस को जनरेट कर रहे होते हैं जो हमारी फ्यूचर रिसर्च के अंदर हेल्प आउट हो। हाइपोथेसिस जिनको हम लोग मफरूजे कहते हैं, उनको हम लोग फ्यूचर कंसिडरेशन के पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फॉर्मल स्टडी। अब फॉर्मल स्टडी भी लिंक करती है आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी के साथ। कैसे? बिगिंस विद द एक्सप्लोरेशन लीव्स ऑफ, यानी जहां पर आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी खत्म होती है वहीं से ही आपकी फॉर्मल स्टडी स्टार्ट हो जाती है। यानी जो हाइपोथेसिस आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी के अंदर जनरेट करते हैं, उन्हीं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं? फॉर्मल स्टडी करते हैं। कैसे? इन्वॉल्व्स प्रिसाइज प्रोसीजर्स एंड डेटा सोर्स स्पेसिफिकेशंस। The goal of formal research design is to test the hypothesis और answer the research questions posed। अब आपने एक्सप्लोरेटरी स्टडी के अंदर जो क्वेश्चंस डिजाइन किए थे, ये क्वेश्चन रेज किए थे और उनके बेस के ऊपर जो हाइपोथेसिस जनरेट किए थे, उनको टेस्टिफाई करने के लिए आप लोग फॉर्मल स्टडी करते हैं। अब फॉर्मल स्टडी से ही आपकी फॉर्मल स्टडी ही सपोर्ट करेगी आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी को, कि वहां पर बनाए गए हाइपोथेसिस, वहां पर क्रिएट किए गए हाइपोथेसिस की वैलिडिटी कितनी हद तक दुरुस्त है। जी, उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। यानी इन्हीं स्टडीज के लिए, एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए और फॉर्मल स्टडी के लिए आप लोग डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर डाटा कलेक्शन के लिए हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जा रही हैं, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग इंक्लूड्स स्टडीज, जी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं। Monitoring includes studies in which the researcher inspects the activities of a subject or the nature of some material without attempting to responses from anyone। अब मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपकी रिसर्च के अंडर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं विदाउट देयर अटेंशन, यानी उनको बताए बगैर आप जस्ट उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो यहां से भी क्या हो रहा होता है? आपको डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। जैसे मैंने पहले बात की है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो आप उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब टाइमिंग्स के दौरान वो कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग, यानी इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन स्टडी की। अब कम्युनिकेशन स्टडी क्या है? मॉनिटरिंग के अंदर हम लोग उनको बगैर बताए उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि जो कम्युनिकेशन स्टडी है, द रिसर्चर क्वेश्चन द सब्जेक्ट एंड कलेक्ट्स देयर रिस्पॉन्सेज बाय पर्सनल और इम्पर्सनल मीन्स। अब यहाँ पर क्या है? आप डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट्स के साथ, अपने रिस्पॉन्डेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके उनकी रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करते हैं। द कलेक्टेड डाटा में रिजल्ट फ्रॉम इंटरव्यू और टेलीफोन कन्वर्सेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर भी आप डिफरेंट मीन्स यूज कर सकते हैं। आप उनके साथ डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकते हैं या आप उनके साथ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी? आप उनको ईमेल के जरिए भी उनकी रिस्पॉन्सेज को रिसीव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेड बिफोर एंड और आफ्टर अ ट्रीटमेंट और स्टिमुली कंडीशंस इन एक्सपेरिमेंट। अब कम्युनिकेशन स्टडी का हमें फायदा क्या होता है कि हम आप लोग क्या करते हैं, एक प्री टेस्ट होता है और एक पोस्ट टेस्ट होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले और करने के बाद की रिस्पॉन्सेज को आप लोग कंपैरिजन करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। अब क्या है जी? आपने अपने रिस्पॉन्डेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी कम्युनिकेट किया, उनके प्रॉब्लम्स को या उनसे इंटरव्यू करते हुए, क्वेश्चनर फिल करवाते हुए आपने उनके प्रॉब्लम्स को नोट कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी आप उनसे इंटरव्यू करते हैं या आप उनसे क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, उसके बाद का रिस्पॉन्स भी आप उनका क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलता है कि आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पोस्ट और प्री में क्या डिफरेंस है। अगर तो प्री एंड पोस्ट के डिफरेंस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस पाया जाए तो आपका जो डाटा है उसको वैलिड
तस्वुर किया जाएगा। तो ये थे जी डाटा कलेक्शन मेथड, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की है मॉनिटरिंग, एक हमारे पास मेथड है, और एक हमारे पास कम्युनिकेशन स्टडी मेथड है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन को स्टडी किया है, और उसके बाद हम लोगों ने बात की है रिसर्च डिजाइन के सीपीएम मॉडल की बात की है, और उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन के अंदर एक्सप्लोरेटरी स्टडी और फॉर्मल स्टडी को देखा है, और डाटा कलेक्शन में हम लोगों ने मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन स्टडी को देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके हवाले से आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन करना हो जूम ऐप मीटिंग पर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।